जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे। खगड़िया में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कशिश न्यूज से बात करते हुए कहा कि बिहार यात्रा से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी खुशी है। वहीं से जेडीयू के नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीयू में कई जिलों के नेता अलग अलग गुट बनाकर रह रहे थे। ऐसे में इस यात्रा से वो तमाम गुटबाजी खत्म हो गई है और सभी एकजुट होकर जेडीयू को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं जेडीयू के संगठन में हुए फेरबदल को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में कई लोग और सक्रिय हैं और जिन्हें सक्रिय किया जा रहा है। जो लोग भी अपनी सक्रियता संगठन को लेकर नहीं दिखाएंगे वैसे लोगों को संगठन से जल्द ही बाहर किया जाएगा। देखिए, पहली कोशिश तो होगी जो सक्रिय कम है उनकी सक्रियता को बढ़ाया जा सके, और उसके बावजूद अगर कुछ लोग नहीं उस रूप में कर पाएंगे तो उनकी जगह जो काम करने वाले लोग हैं उनको मिलना ही चाहिए। तो उस दृष्टि से जीवंत संगठन तो ही होता है जहां इस तरह का परिवर्तन हमेशा करने की गुंजाइश हो। तो जनता दल यूनाइटेड उसी रूप में चल रहा है और कुल मिला करके बहुत ही अच्छी स्थिति धीरे धीरे बन रही है। आगे और मजबूत स्थिति बनेगी। देखिए, गुट वगैरह बनाने की कोशिश कहीं कहीं रहती है, लेकिन कार्यक्रम होने के बाद जब सभी लोग एक साथ आते हैं, बैठते हैं, कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ अगर है भी तो वह दूर हो जाता है। तो एक तरफ से जहां जहां कार्यक्रम चल रहा है कहने के लिए अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं, लेकिन एक साथ आने के बाद सब ग्रुपबाजी खत्म है। पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आगे बढ़ते हैं। पटना नगर निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। बड़ी खबर, और ये 5वां दिन है। आज 5वां दिन है जब नगर निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है और 12 सूत्री मांगों पर सफाई कर्मी अड़े हुए हैं। लेकिन पहल की गई है बातचीत की। नगर विकास के प्रधान सचिव के साथ बैठक इस वक्त चल रही है और इस हड़ताल को खत्म कराने की पहल की जा रही है। बातचीत का रास्ता बातचीत के जरिए निकालने की कोशिश हो रही है। बात बनने पर हड़ताल खत्म हो सकती है। मरगूब आलम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं पटना से। मरगूब, कितनी उम्मीद, क्योंकि पिछले महीने भी हड़ताल हुई थी, पिछले महीने भी आश्वासन मिलने पर हड़ताल खत्म हुई थी, फिर 1 महीने बाद हड़ताल, तो इसका स्थायी समाधान है क्या? निश्चित तौर पर समीर जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और यही उन कर्मचारी संघ का भी कहना है। उनका ये कहना है कि हड़ताल जब होता है तो अब पिछले महीने हड़ताल हुआ 2 महीना पहले तो समझौता हुआ, तो समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ये लगभग 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ कि नगर निगम में यही परंपरा है। नगर आयुक्त कोई आए हो उससे कोई मतलब नहीं है, मेयर कोई उससे कोई मतलब नहीं है। हर 3 महीने के बाद हड़ताल होता है और स्थायी समाधान निश्चित तौर पर इसका अभी भी निकलता नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर अभी की बात करेंगे उसमें भी सभी नगर निगम जो सफाई कर्मचारी हैं, संघ के लोग हैं, वो पहुंच गए हैं। आनंद किशोर जो प्रधान सचिव है नगर विकास तहत के, उनसे अभी वार्ता बस शुरू होने वाली है और उन लोगों का कहना है कि जब तक इस बार उन लोगों ने एक शर्त लगाया है कि वार्ता के बाद जो समझौते होंगे उसका अस्थायी तौर पर सरकारी ऑर्डिनेंस, दस्तावेज, चिट्ठी निकलेगा तभी वो हड़ताल तोड़ पाएंगे। क्योंकि इनका कहना है कि हर बार ये लोग धोखा खाते हैं और सरकार कहती है कि हम आपको नियमित वेतन देंगे और सरकार वेतन नहीं देती। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा सुमित जी, लेकिन वार्ता चल रही है। नगर निगम के जो प्रधान सचिव है वो लगे हुए हैं कि हर हालत में आज किसी हालत में हड़ताल छुड़ाई जाए, लेकिन अब देखना होगा कि फैसला क्या होगा। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए मरगूब। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ हड़ताल खत्म कराने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ हड़ताल के कारण राजधानी पटना कूड़े का ढेर बन गई है। पूरे पटना में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, कचरे का अंबार लग गया है। ये तस्वीरें 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल के कारण पूरा पटना बदबू मार रहा है। दरअसल पिछले 4 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मी अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण कूड़े का उठाव नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने जायजा लिया। हम आपको दिखा रहे हैं पटना में लगातार जो सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनकी हड़ताल जारी है। ये पटना, ये देखिए, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये नगर निगम की ऑफिस है। ये मौर्या लॉक का इलाका है और अब हम आपको दिखाते हैं मौर्या लॉक के ठीक उस बिल्डिंग के ठीक पीछे जो सड़क गई है वहाँ हालात देखिए किस तरीके के हैं। कचरा का पूरा अंबार लगा हुआ है
और पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। ये ठीक मौर्या लॉक के पास है और मौर्या लॉक में नगर निगम की बिल्डिंग है और नगर निगम की बिल्डिंग है और वहाँ सभी मेयर से लेके आयुक्त, पार्षद, उप मेयर सभी लोग बैठते हैं। और यहाँ आप हालात देखिए किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से इस हालात के बीच फ़िलहाल पटना के लोग कूड़े के ढेर पर रह रहे हैं। आज चौथा दिन है हड़ताल का और फिलहाल इस हड़ताल में अभी तक ये कह पाना मुश्किल है कि अब आगे क्या होगा, चूँकि 12 बजे बैठक है, लेकिन उसके बावजूद अभी ये कह पाना मुश्किल है कि आगे हड़ताल में क्या होगा। पूरे पटना में फ़िलहाल कूड़े का ढेर लगा है। कई इलाकों में एसके पुरी, पाटलिपुत्रा, बोरिंग रोड, मौर्या लॉक का जो ये ऑफिस है उस ऑफिस के ठीक पीछे ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। फिलहाल निश्चित तौर पर इस हालात के बीच कहना मुश्किल है कि आगे हड़ताल आज टूट पाएगी या नहीं टूट पाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और पूरा पटना कचरे की ढेर में बैठा हुआ है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज़, पटना। उधर मुंगेर नगर निगम के सभी कर्मियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर निगम परिसर में जमकर हंगामा किया और नगर विकास मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगों को लेकर ये निगम कर्मी पिछले 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनकी मुख्य मांगों में दैनिक मजदूरों को स्थायी करने, वेतन विसंगति को दूर करने, 7वां वेतनमान लागू करने, पेंशन लागू करने सहित कई मांगे शामिल हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से इन लोगों ने 3 सितंबर को निगम कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन किया था। और सूबे के नगर निकायों के सफाई कर्मचारी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं और सफाई कर्मचारी के हड़ताल के कारण समस्तीपुर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। सड़कों पर जगह जगह कचरे का अंबार लगा है। 5 दिनों से जमा कचरा से अब सरांध निकलने लगी है, बदबू आने लगा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बीच सड़क पर जमा कचरे की वजह से जाम की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। वहीं नाला जाम होने की वजह से गंदा पानी सड़क पर आ गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर स्वर्गीय रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा पटना में स्थापित करने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री से रघुवंश प्रसाद की ओर से अंतिम समय में लिखी गई चिट्ठी और मांगों पर विचार करने की अपील की है। तो सीएम नीतीश को वो पत्र लिखा है और इससे पहले उन्होंने बयान देकर भी कहा था कि रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद की प्रतिमा लगाई जाए और ये मांग तब की गई है जब 12 सितंबर को रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है और उसमें शामिल हो सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव को आमंत्रण देने खुद चिराग पासवान पहुंचे थे। इस लिहाज से सियासत इसके पीछे देखी जा सकती है। मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, सियासत कहीं न कहीं इस चिट्ठी के बहाने और खासतौर पर तब जबकि 12 सितंबर को रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है। सुमित जी, आवाज नहीं आ पाई थी। मरगूब, ये चिट्ठी दरअसल चिट्ठी के बहाने एक सियासत की कोशिश रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम पर हम कह सकते हैं और खासतौर पर तब जबकि कल रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल अच्छा सही सवाल किया आपने। आपको पता होगा कि जब गोपालगंज तेजस्वी यादव जा रहे थे तो उन्होंने हमसे बातचीत की थी। उन्होंने ये बम फोड़ा था। ये मुख्यमंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की प्रतिमा पटना में लगाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को जो रघुवंश प्रसाद सिंह ने अंतिम चिट्ठी लिखी थी जिसमें कई बातें वैशाली को लेकर कही गई थी, उस पर मुख्यमंत्री विचार करें। और आज अब निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने एक लेटर बम फोड़ा है। मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर चिट्ठी लिखकर मांग किया है कि दोनों की प्रतिमा लगाने का एक समय सीमा आप निर्धारित कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो चिट्ठी में वैशाली को लेकर के कई मांगे की थी उस पर विचार कब तक होगा, इसका इंतजार हमें रहेगा। और अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी और हम आपको दे दें। अभी हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री के जनता दरबार था रेणु देवी का, हमने पूछा। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अगर इस तरह की चिट्ठी आई है तो प्रतिमा लगनी चाहिए और मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे। तो ये सियासत है। पहले तो बयान का लेटर बम था और अब लेटर लिख करके उन्होंने निश्चित तौर पर इस पर सियासत शुरू कर दी है। और हर 2 दिन हर दिन लगभग जब भी वो मीडिया से बात करते हैं, सुमित जी, मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से ये सवाल ये जवाब जरूर देते हैं मीडिया को बिना सवाल पूछे हुए कि उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। तो सही कहा आपने, सियासत पर बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब इस जानकारी के लिए।
खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। एनर्जी योग, आपके स्वास्थ्य का रखवाला। योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का एक विश्वसनीय ब्रांड। एनर्जी योग, रिमेंबर इट। एनर्जी योग। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं ने पीएमसीएच में जमकर प्रदर्शन किया है। ये सभी छात्र आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी के तहत एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को फेल किए जाने से नाराज हैं। इनका आरोप है कि क्वेश्चन और आंसर दोनों सही होने के बावजूद इन्हें नंबर नहीं दिए गए, जिसके कारण कई छात्र छात्राएं फेल कर गए। तो ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की, एमबीबीएस स्टूडेंट्स का प्रदर्शन हुआ पीएमसीएच में और नारेबाजी की गई। जरा देखिए। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों सही होने के बावजूद इन्हें नंबर नहीं दिया गया। धांधली का आरोप लगा रहे हैं, रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसी वजह से नाराजगी जताते हुए और पीएमसीएच में नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया और ये सभी छात्र आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी के तहत एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जिनके रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को फेल किया गया है और इसी वजह से नाराज हैं। इनका आरोप है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, अभी भी क्या प्रदर्शन जारी है और क्या प्रबंधन की ओर से कोई बातचीत? अभी भी प्रदर्शन सुमित जी जारी है और एमएससी ब्लॉक के सामने छात्र छात्राएं वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें जो क्वेश्चन पेपर मिले थे ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव इनका आंसर सही है और इन्होंने आरटीआई से वो कॉपी भी निकाल दिया और मीडिया के सामने वो कॉपी है जिसमें बताया गया है कि सीधे तौर पर इनका आंसर सही है, लेकिन नो कह सकते हैं नंबर लिख करके इनको फेल कर दिया गया। इसी का विरोध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सुमित जी, ये लोग पीएमसीएच में पढ़ते हैं, लेकिन इनका यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। इन्हीं के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पीएमसीएच प्रबंधन से भी इन्होंने गुहार लगाई है। इन लोग का ये भी कहना है कि जब ये रिजल्ट खराब हुआ, कई छात्र छात्राएं फेल कर गए, तो ये लोग का डेलीगेशन गया था प्रबंधन से मिलने के लिए, इन्हें गालियां दी गई, इन्हें भगाया गया, इन्हें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहां जाना जाइए, आप फेल हैं तो फेल है। इसी का विरोध हो रहा है। अब इन लोगों ने कहा है कि अगर 2 से 3 दिनों में अगर ये पूरा मामला नहीं चलता तो पीएमसीएच का जो इमरजेंसी सेवा है या ओपीडी है, इस पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा और अंततः कहीं न कहीं इन्हें विरोध का जो प्रदर्शन है वो उग्र करना पड़ेगा। फिलहाल अभी भी वो जमे हुए हैं, हाथ में पंपलेट लेके अभी भी उनका प्रदर्शन चल रहा है और वो पीएम के प्रबंधन से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप अपने तरफ से इनिशिएटिव लें और अपनी तरफ से आप इनिशिएटिव लेने के बाद आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करें और फिलहाल छात्र छात्राओं के भविष्य को बचाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया मरगूब इस जानकारी के लिए। खबर किशनगंज से, जहां एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक हैवान दादी ने अपनी बहू से बदला लेने के लिए अपने सगे पोते को ही मौत के घाट उतार दिया।
यहाँ एक दादी ने अपने ही स्वगे पोते की हत्या कर दी। घटना 6 सितंबर की है। टाउन थाना क्षेत्र के खगड़ा हवाई अड्डा मोहल्ले से एक 3 वर्षीय बच्चा तंजील अचानक खेलते खेलते लापता हो गया। जब शाम को तंजील घर नहीं लौटा तो परिजन और आसपास के लोगों ने मिलकर काफी खोजबीन की, लेकिन मासूम तंजील कहीं नहीं मिला। 7 सितंबर की सुबह 3 वर्षीय मासूम तंजील का शव उसी के घर से कुछ दूर खगड़ा कृषि भवन के पास एक पोखर में पड़ा मिला। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो हैरान करने वाली बात सामने आई। मासूम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी दादी ने ही की थी। आरोपी दादी ने बताया कि बहू ने जादू टोना के बल पर उसके बेटे को अपने वश में कर लिया था। बेटे को अपने से दूर जाता देख उसका बहू से अक्सर विवाद होता था और आखिरकार उसने बहू से बदला लेने की नीयत से उसके बेटे को ही मार डाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दादी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुबह 6 बजे मिला, सब मिला तालाब में। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या आशंका है? ये डूब के नहीं मरा है, इसको कोई मार के फेंका। वो अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मृत पाया गया, जिसके बाद शिनाख्त की गई है और उसमें घर वालों ने बच्चे की दादी पर ही शक जताया है और जो सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया उसके आधार पर उसकी दादी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे इसमें हम लोग छानबीन। बेहद हैरान करने वाली ये घटना, जब रिश्तों का ही कत्ल आप इसे कहेंगे, उस मासूम को दादी पर भरोसा रहा होगा और उस दादी ने ही उस मासूम की हत्या कर दी, अपने पोते की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका अपने बहू से विवाद चल रहा था। तो पारिवारिक कलह का शिकार एक 3 वर्षीय मासूम तंजील हो गया। पटना में एसएसबी जवानों की तरफ से साइकिल यात्रा निकाली गई। एसएसबी के जवान पटना से दिल्ली तक की साइकिल यात्रा पर निकले और इस यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर होगा। इस यात्रा में एसएसबी करीब 400 जवान एसएसबी के हिस्सा लेंगे। राज्यपाल फागू चौहान ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल ये साइकिल यात्रा आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आयोजित की जा रही है। थोड़ा सा हाईकोर्ट के आदेश के बाद किशनगंज जिला पदाधिकारी द्वारा अवैध प्रवासियों की पहचान कर आम नागरिकों से पुलिस को इसकी सूचना दे जाने की अपील बीते दिनों की गई थी, जिसके बाद अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के विधायक अंजार नईमी ने इस आदेश के बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की बात कही और कहा कि सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि 3 सितंबर को किशनगंज जिला पदाधिकारी द्वारा अवैध प्रवासियों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने का आदेश जारी किया गया था। साथ ही लोगों से अवैध घुसपैठियों की सूचना पुलिस को देने की बात कही गई थी। कहीं कोई घुसपैठिया नहीं है, जो भी है, जहाँ का भी जो भी निवासी है वो मूल रूप से वहीं का निवासी है, चाहे वो बिहार के किसी भी कोने में रह रहा है। कोई भी ऐसा घुसपैठिया बिहार में नहीं है। लोग चूंकि कोई भी ग्रामीण है, सतर्क है, हर तरह से अगर कहीं कोई विदेशी नजर आ रहा है तो लोग खुद ही सूचित करता है कि भाई ये आदमी नया यहाँ इलाके में देखने को मिल रहा है, ये है कौन, तो लोग भी इससे भयभीत रहता है। लेकिन इस तरह की कोई पटना हाईकोर्ट में फिर से शुरू हो सकती है फिजिकल सुनवाई। 20 अक्टूबर के बाद होगी कोरोना स्थिति की समीक्षा। ये बड़ी खबर, समीक्षा के बाद अब निर्णय हो सकता है। अप्रैल 2021 से ही वर्चुअल मोड में सुनवाई हो रही है। अधिवक्ता संघों ने फिजिकल सुनवाई की अपील की थी। अब 20 अक्टूबर के बाद कोरोना स्थिति की समीक्षा होगी और उसके बाद ये समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा कि क्या फिजिकल सुनवाई की जाए फिर से शुरू या नहीं। संतोष सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या माने 20 अक्टूबर के बाद कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद ये एक निर्णय हो सकता है, क्योंकि हालात में बहुत हद तक सुधार नजर आ रहे हैं। देखिए 4 जनवरी से ही कोर्ट वर्चुअल मोड में चल रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, कोरोना के सारे गाइडलाइन अब सरकार ने वापस ले लिया, तो इस स्थिति में हाईकोर्ट में जल्द से अब फिजिकल सुनवाई होगी। लेकिन आज हाईकोर्ट में एक बैठक हुई है और इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि दशहरा की छुट्टी तक, मतलब 20 अक्टूबर तक फिलहाल वर्चुअल मोड में ही हाईकोर्ट चलेगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कोर्ट फिजिकली चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि अब 20 अक्टूबर तक जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि वर्चुअल मोड से बाहर निकलेगी कोर्ट, वो उसकी संभावना अब खत्म हो गई।
चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष। तो 20 अक्टूबर को समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा उस समीक्षा में कि क्या फिर से वर्चुअल मोड खत्म करके फिजिकल सुनवाई शुरू की जाए या नहीं। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में किन्नरों ने जमकर गुंडागर्दी की। मकान विवाद से जुड़े एक मामले में पहुंचे किन्नरों ने दूसरे पक्ष के एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। दर्जनों की तादाद में पहुंचे किन्नरों की पिटाई के चलते एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया। इस मामले में मकान मालिक का कहना है कि जमीन और मकान के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने किन्नरों का सहारा लेकर घर से सारा सामान लूट लिया और जमकर पिटाई की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पूर्णिया के गुलाब बाग मेला ग्राउंड में गणेश चतुर्थी मेले का बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस साल भी गुलाब बाग में गणेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हालांकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन इस बार थोड़ा संयम रखकर किया जा रहा है। इस दौरान लेसी सिंह ने वादा किया कि मेला ग्राउंड के पंजीकरण के लिए जो भी संभव कदम है सब उठाए जाएंगे और जल्द ही मेला ग्राउंड का पंजीकरण किया जाएगा। ही रखना चाहिए, हम लोग आशावादी लोग हैं, आशा और उम्मीद तो रखना ही चाहिए। और इतना दिन नहीं हो सका, कोई कई कारण है जो तकनीकी कारण है, ज़मीन संबंधित कुछ बात विधायक जी से हुई है, हम सब लोग जान रहे हैं। हम सब लोग मिल के ज़रूर प्रयास करेंगे कि यहाँ मेला ग्राउंड का विकास हो, ये विकसित हो, ये ज़रूर प्रयास करेंगे और होगा भी। मैडम, पूरे गुलाब बाग मंडी का तरक्की के बारे में हम बताएं। नहीं, उसमें गुलाब बाग मंडी का भी इसका DPR बना है, कुछ काम आगे भी बढ़ा है, जरूर वो जल्द होगा। शराबबंदी मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शराब माफियाओं ने भी सरकार और पुलिस की नाक में दम कर रखा है। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में दनियावा के रहने वाले अमित कुमार जब इस मामले को लेकर पहुंचे तो उनकी शिकायत को किस तरह नजरअंदाज किया गया वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। दरअसल अमित ने आरोप लगाया कि जब उसने अवैध शराब का व्यापार करने वालों को रोका तो उनकी पिटाई की गई। इसी की शिकायत लेकर वो कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। हेगुआ निवासी केदार पासवान मैंने मुआदा पर शराब लेके हेगुआ से सलालपुर पंचायत आया था बेचने के लिए। इसका विरोध हम किए हैं, उनको हाथ जोड़े, हमको साथ मारपीट हुआ। यहाँ क्या बोले तुम रेणु देवी से? रेणु देवी बोले कि हम नहीं किए शराब के मामले, तो बोले कि बाबा शराब पकड़वाइएगा, पिटाइएगा, तो हमको बाहर कर दिए, बोले कि मामला नहीं थी। बाढ़ सिविल कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन ADJ 1 राजकुमार राजपूत ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को परस्पर समझौतों के आधार पर त्वरित न्याय मिलता है, वहीं लंबित मुकदमों में कमी भी आती है। तालुका सचिव सह SCGM मिथिलेश कुमार ने कहा कि इससे आपसी सद्भाव कायम रहता है। लोक अदालत में निष्पादित मुकदमों की अपील नहीं होती है। इस मौके पर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एक्ट सहित विभिन्न केसों की सुनवाई के लिए कई पीठ का गठन किया गया है। असम में कार्यरत CRPF जवान विजय कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक जिला खगड़िया पहुंचा। खगड़िया निवासी CRPF जवान विजय कुमार मिश्रा की बीते 9 सितंबर को आसाम में गोली लगने से संदिग्ध मौत हो गई थी। विजय की मौत हत्या या आत्महत्या से हुई, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मृतक के परिजन इसे साजिश के तहत हत्या होने की बात कह रहे हैं, जबकि CRPF के अधिकारी इस मामले में पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको बता दें कि विजय कुमार मिश्रा आसाम CRPF के 34 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। विजय कुमार मिश्रा खगड़िया जिला के बिलदौर प्रखंड के फुलवरिया गांव के रहने वाले थे। उनके पिता आनंदी मिश्रा भी CRPF में सब इंस्पेक्टर के पद पर रहकर रिटायर हुए हैं। इनको देखने साजिश के तहत इसकी हत्या से रात में मेरे से बात हुई, सुबह 7 बजे बात हुई और 9 बजे 9:30 बजे के तकरीबन हमको कॉल आता है कि इनको गोली लग गई है। हमको ये नहीं बताया गया कि हत्या हुई जी, ये बताया गया कि कॉल हो गई जी, लेकिन बाद में पता चला क्योंकि मेरे रात में इनसे बात हुई, सुबह में बात हुई, ऐसा कोई टेंशन इनको नहीं था, अच्छे से बात होती थी। हम 2 भाई हैं, एक फ्रेंडियल बिहेव था, दोस्त की तरह हर चीज़ शेयर करते थे हमसे। ठीक, कुछ भी वहाँ प्रॉब्लम भी होता था तो हमको बताते थे, ऐसा कोई इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पर इनको साजिश के द्वारा इनके हाथ में कुछ नहीं था, तो ये बात पता है और इनको अजय के इनको शूट किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए झारखंड की तमाम अहम खबरें।